बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह के करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट स्टोरी रापाचीनीज़ डॉटर की समरी आसान उर्दू में बताऊँगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले मैं आपको इस कहानी के थीम्स के बारे में बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको इसके राइटर के बारे में बताऊँगा, उसके बाद हम कैरेक्टर लिस्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद सीन और सेटिंग, और फिर मैं आपको इसकी समरी बताऊंगा। और इस वीडियो के अख्ताम पर मैं कुछ अहम यूनिवर्सिटी सवालात भी आपको बताऊंगा और कुछ ब्रीफली हम उनको डिस्कस भी करेंगे। लेकिन जब मैं आपको इस कहानी की समरी बता रहा हूँगा तो मेरी बैक स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ टेक्सचुअल एविडेंसेस और कुछ कोटेशंस मिलेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उनको नोट करेंगे, उनको याद करेंगे और आप उनको अपने पेपर में लिख के अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस कहानी के मेन थीम्स, इसके मेन थीम्स में सबसे पहले करप्शन, इमोरलिटी, सेल्फिशनेस या फिर ऑब्सेशन फॉर द साइंटिफिक नॉलेज है। डॉक्टर रापाचीनी ने अपने बाग के अंदर लगे हुए पौधों और अपनी बेटी को खुद ही पॉइजनस कर दिया, यानी कि उनको खुद ही करप्ट कर दिया। सेकेंडली, डॉक्टर साहब जो अपना साइंटिफिक नॉलेज है उसको अपनी ताकत के तौर पर देखते हैं, बजाय इसके कि वो उसको इंसानियत के लिए इस्तेमाल करें। और थर्डली, ये उनकी सेल्फिशनेस है कि जब उन्होंने अपने साइंसी इल्म में इजाफ़ा करने के लिए अपनी बेटी तक को नहीं देखा और अपने साइंसी इल्म में इजाफ़ा करने के लिए उसके ऊपर तजुर्बात करके उसको भी मार दिया। तो दोस्तों, अब मैं बात करूँगा इसके राइटर की। नथानियल हॉथॉर्न 1804 में अमेरिका की रियासत मैसाचुसेट्स के अंदर पैदा हुए। ऑक्यूपेशन के लिहाज से उनके पास कोई ख़ास नौकरी नहीं रही और कई किस्म की छोटी छोटी नौकरियां उन्होंने अपनी ज़िंदगी में की। उनकी नेशनलिटी अमेरिकन थी और 1864 में उनकी डेथ हुई। द ट्वाइस टोल्ड टेल्स, द स्कारलेट लेटर, द हाउस ऑफ सेवन गैबल्स उनकी फेमस राइटिंग्स हैं। और उनके बारे में आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता चलूँ तो अपने ज़माने के मशहूर तरीन लोगों के साथ उनकी दोस्तियाँ थी और उस वक़्त के फॉर्मर प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन पीरेस उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों के अंदर वो फ्रैंकलिन पीरेस के साथ ही थे, और बल्कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन जब फ्रैंकलिन पीरेस ने उनको जगाया तो उनकी मौत हो चुकी थी। और दूसरे उनके दोस्त उस वक़्त के मशहूर शायर हेनरी लॉन्गफेलो थे, जो उनके कॉलेज के क्लासमेट थे, और उन्होंने उनके मरने के बाद उनके लिए नज़में भी लिखी। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टर लिस्ट की। तो सबसे पहला कैरेक्टर इसके अंदर जिवानी गास्काउंटी का है, जो कि प्रोटैगनिस्ट है इस कहानी के अंदर, और वो नेपल से पाडुआ शहर के अंदर आया और पाडुआ यूनिवर्सिटी के अंदर उसने एडमिशन ली। सेकंड कैरेक्टर इसके अंदर डॉक्टर रापाचीनी का है, जो कि पाडुआ यूनिवर्सिटी के अंदर बॉटनी के प्रोफेसर हैं और साइंटिस्ट हैं। थर्ड कैरेक्टर इसके अंदर बैटिस का है, जो डॉक्टर रापाचीनी की बेटी है, और डॉक्टर साहब ने जो अपने घर में एक पॉइजनस गार्डन बनाया हुआ है वो उसकी देखभाल करती है। चौथा कैरेक्टर इसके अंदर प्रोफेसर बैग्लियोनी का है, जो कि पाडुआ यूनिवर्सिटी के अंदर बॉटनी के ही प्रोफेसर हैं और वो साथ में रापाचीनी के कोलीग भी हैं। और आखिरी इसके अंदर माइनर सा कैरेक्टर है, वो एलिजाबेटा का है, और पूरी कहानी के अंदर उसके मुतालिक कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि क्या वो उस बिल्डिंग की मालकन है या वहाँ की नौकरानी है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे टाइम एंड सेटिंग की। तो इस कहानी का एक्शन 19वीं सदी में कहीं पे इटली के शहर पाडुआ के अंदर एक छोटे से बाग में वाक़या हुआ। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसकी समरी बताऊँ। एक लड़का जिवानी गास्काउंटी, जो कि साउथ इटली के अंदर एक शहर नेपल से पाडुआ शहर के अंदर आया और पाडुआ यूनिवर्सिटी के अंदर उसने एडमिशन लिया है, लेकिन पाडुआ शहर के अंदर उसके पास रहने के लिए अकोमोडेशन नहीं है। थोड़ी सी तलाश करने के बाद उसे एक बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक कमरा मिला, और ये जो बिल्डिंग है उसकी मालकन कह लें या उसकी मुलाजमा कह लें, वो औरत, उसका नाम एलिजाबेटा है, वो जिवानी गास्काउंटी को उस कमरे में लेके जाती है। जैसे ही वो उस कमरे में पहुंचता है तो वो शिकायत करता है कि कमरे की हालत ठीक नहीं है। तो एलिजाबेटा उस कमरे को
ठीक करती है, उसकी सफाई करती है। और जब वो उसकी कमरे की सफाई कर रही होती है तो जिवानी विस्कॉन्टी उस कमरे के अंदर एक जो खिड़की है उसकी तरफ जाता है और उस खिड़की को खोलता है। तो जैसे ही वो उस खिड़की को खोलता है तो वो देखता है उस खिड़की से नीचे साथ वाले घर में एक बाग है। और वो साथ ही एलिजाबेथ से पूछता है कि ये बाग किसका है, क्या ये भी आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा है। तो एलिजाबेथ उसको बताती है कि ये मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है, ये साथ वाला घर है, ये डॉक्टर रापाचीनी का घर है और ये बाग भी उसका है। और वो यहाँ पे पाडो यूनिवर्सिटी के अंदर बॉटनी का प्रोफेसर है। उसकी बेटी बेट्रिस और डॉक्टर रापाचीनी दोनों मिलकर इस बाग की देखभाल करते हैं। उसके बाद उसने अपना काम मुकम्मल किया, कमरा ठीक किया और वो वहाँ से चली गई। और जिवानी विस्कॉन्टी उसी खिड़की के अंदर खड़ा उस बाग का मुशाहदा करता रहा और उसने देखा कि उसमें अजीब किस्म के पौधे थे, जिनके अजीब किस्म के पत्ते थे और अजीब किस्म के फूल थे। और उस बाग के दरमियान में एक फाउंटेन था, फवारा, जो कि थोड़ा सा टूटा भी हुआ था। उसके इर्द गिर्द भी कुछ पौधे थे। और तो जिवानी विस्कॉन्टी को ऐसा महसूस हुआ कि शायद ये जगह कभी किसी अमीर आदमी का प्लेजर हाउस रही है। तो इतने में वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम बेट्रिस है वो बाग में दाखिल होती है और वो मुख्तलिफ पौधों को देखती है। जिवानी विस्कॉन्टी जैसे ही उसको देखता है तो वो खिड़की में थोड़ा सा पीछे हो जाता है। और जैसे ही जिवानी विस्कॉन्टी बेट्रिस को बाग में देखता है तो वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है और छुप कर खिड़की से उसको देखता है। और वो पौधों को देखती है और कुछ उनको संवारती है और वो वापस चली जाती है। उसके जाने के बाद जिवानी विस्कॉन्टी अपने कमरे के अंदर उसके ख्यालात में गुम हो जाता है, क्योंकि बेट्रिस बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। अगले दिन सुबह उसने अपने वालिद साहब के दोस्त प्रोफेसर बेग्लिनी के साथ मिलने के लिए जाना था, क्योंकि जिवानी विस्कॉन्टी के बाप ने उसको एक ख़त दिया था जो कि उसने उस प्रोफेसर को देना था। और साथ में उसको ये भी ताकीद की गई थी कि अगर उसको यूनिवर्सिटी में कोई मसला बने तो वो प्रोफेसर बेग्लिनी से मिले। इसलिए जैसे ही वो प्रोफेसर बेग्लिनी के पास पहुंचता है तो वहाँ पर वो एक दुकान के अंदर बैठते हैं, कुछ चाय पीते हैं और इधर उधर की बातें होती हैं। इन्हीं बातों के दौरान में जिवानी विस्कॉन्टी प्रोफेसर बेग्लिनी के साथ रापाचीनी का जिक्र करता है। तो जैसे ही वो डॉक्टर रापाचीनी का जिक्र करता है तो प्रोफेसर बेग्लिनी उसको बड़े सर्द अंदाज में जवाब देता है और उसको बताता है कि वो एक बहुत बड़ा प्रोफेसर है, वो साइंटिस्ट है, लेकिन साथ में वो ये भी कहता है कि ही केयर्स मोर फॉर द साइंस देन फॉर द मैनकाइंड। और उसके बाद जैसे ही जिवानी विस्कॉन्टी बेट्रिस का जिक्र करता है तो तब प्रोफेसर बेग्लिनी उसको और खुल के बताता है कि वो लड़की पॉइजनस है और जो डॉक्टर साहब के घर में बाग है वो भी जहरीले पौधों का है और डॉक्टर रापाचीनी खुद भी एक अच्छा आदमी नहीं है और उसने अपनी बेटी के ऊपर भी इस चीज़ के तजर्बे किए हुए हैं। तो जैसे ही जिवानी विस्कॉन्टी वहाँ से वापस आता है तो रास्ते में एक औरत फूल लेके बैठी होती है, बेच रही होती है। वो उसे एक फूलों का गुलदस्ता ख़रीदता है और उसको लेके अपने कमरे में आ जाता है। जैसे वो अपने कमरे में आता है तो फिर से वो खिड़की खोलता है और खिड़की के अंदर खड़े होकर वो बाग में देखना शुरू कर देता है। तो जैसे ही वो बाग में देख रहा होता है तो बेट्रिस फिर से बाग में आती है और फिर से जिवानी विस्कॉन्टी थोड़ा सा पीछे हट जाता है और छुप के वो बाग के अंदर देख रहा होता है। और वो देखता है कि बेट्रिस मुख्तलिफ पौधों के पास जाती है और बाद में वो उस फवारे के करीब एक पौधे के करीब आती है जिसके ऊपर फूल भी लगे होते हैं। वो उसको अपनी बाहों में घेर लेती है और साथ में लंबा सा सांस खींचती है और उस पौधे को कहती है कि तुम मेरी सिस्टर हो। और फिर उसमें से एक फूल तोड़ती है और उसको अपने सीने के ऊपर वो सजा लेती है। तो जैसे ही वो उसमें से फूल तोड़ती है तो पानी का एक कतरा उसके अंदर से निकलता है और वो ज़मीन के ऊपर गिरता है और ज़मीन के ऊपर एक कीड़ा होता है, इंसेक्ट, उसके सर पे वो कतरा जब गिरता है तो वो उधर ही मर जाता है। और ये सारा मंजर जिवानी विस्कॉन्टी उस खिड़की के अंदर खड़ा देख रहा होता है और साथ ही उसके कमरे में वो गुलदान नीचे गिरता है तो उसकी आवाज़ की वजह से बेट्रिस उसकी खिड़की की तरफ देखती है। तो जैसे ही वो उसकी खिड़की की तरफ देखती है तो जिवानी विस्कॉन्टी अपनी खिड़की में खड़ा होता है और वहाँ पे फिर उनके दरमियान में दुआ सलाम होती है और जिवानी विस्कॉन्टी अपने वही फूल जो लेके आया होता है वो उसकी तरफ गिरा देता है और वो उसको कहता है कि ये मेरी तरफ से आप रख लें। और साथ ही बेट्रिस भी अपना वो फूल जो उसने तोड़ा होता है वो उसकी तरफ फेंकने से पहले उसको कहती है कि ये आप तक पहुँचेगा नहीं, अदरवाइज़ ये मेरी तरफ से आपके लिए ग्रीटिंग्स हैं। तो ऐसी बातों का तबादला हो रहा होता है और जो फूल जिवानी विस्कॉन्टी ने उसकी तरफ फेंके होते हैं वो उसके हाथ में होते हैं और जब वो
थोड़ा सा गौर करता है तो वो फूल उसके हाथ में मुरझाना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही जिवानी विस्कॉन्टी उससे पूछता है कि ये तुम्हारे हाथ में फूल क्यों मुरझा रहे हैं, तो फ़ौरन ही फूल वहाँ पे फेंक दिए और वो भाग जाती है। इस तरह से जिवानी विस्कॉन्टी को कुछ यकीन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कुछ तो उसको प्रोफेसर बेगलियोनी ने बताया हुआ है, कुछ उसने वहाँ पे कीड़ा भी मरता हुआ देखा है, और कुछ साथ में वो फूल भी जो है वो उसके हाथ में मुरझा गए। इसलिए जिवानी विस्कॉन्टी ये डिसाइड करता है कि वो बेट्रिस को और इस बाग को और उस खिड़की को अवॉइड करेगा, और अगले कई दिन तक वो इस खिड़की की तरफ नहीं जाता। वो अपने यूनिवर्सिटी फेलोज़ के साथ जाता है, वो चाय वगैरह पीता है, उनके साथ ताश खेलता है, और इस तरह से वो अपना वक्त गुजारने की कोशिश करता है। लेकिन हकीकत ये है कि वो बेट्रिस की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुका है। इस तरह से वो एक दिन वापस आ रहा होता है अपने कमरे की तरफ, तो रास्ते में प्रोफेसर बेगलियोनी उसको मिलता है, और वो उसको ज़बरदस्ती वहाँ खड़ा करता है और उसको कहता है कि तुम मेरे दोस्त के बेटे हो और किससे अजनबी की तरह तुम मेरे पास से गुजरे। और उसके साथ थोड़ी सी बातों के बाद वो असली मुद्दे पे आता है और उसको कहता है कि क्या बना, क्या तुम रापाचिनी के घर में तो नहीं जाते, क्या तुम उसकी बेटी के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक़ तो नहीं है, वो लोग ख़तरनाक हैं। तो जैसे ही वो उसको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता है और वो उसको कहता है कि तुम मेरे दोस्त के बेटे हो, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। जैसे ही वो ये बात कर रहे होते हैं तो साथ ही उस सड़क के ऊपर से डॉक्टर प्रोफेसर रापाचिनी भी गुजरता है। तो जैसे ही वो करीब से गुजरता है तो दोनों के दोनों प्रोफेसर्स के दरमियान में सर्द मोहरी के साथ दुआस्लाम का तबादला होता है, और साथ में ही प्रोफेसर रापाचिनी जिवानी विस्कॉन्टी को बड़ा घूर कर देखता है और गुजर जाता है। तो जैसे ही रापाचिनी उसको घूर कर देखता है तो प्रोफेसर बेगलियोनी जिवानी को कहता है कि जिस तरह से ये तुम्हें देख रहा है, मैं समझ गया हूँ कि तुम ज़रूर इसके किसी तजुर्बे का सामान बनोगे और तुम इससे दूर हो। लेकिन जिवानी विस्कॉन्टी प्रोफेसर बेगलियोनी की बात नहीं सुनता, और वो उसको कहता है कि तुम मेरे बाप के दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ। और वो ये कह के वहाँ से अपने कमरे की तरफ आ जाता है। जैसे ही वो अपने लॉजिंग में पहुँचता है, अपने बिल्डिंग के करीब पहुँचता है, वहाँ पे उसे लीज़ा बेटा मिलती है और वो उसको कहती है कि पाडुआ के सारे नौजवान मुझसे इस बाग के अंदर जाने का सीक्रेट पैसेज पूछते हैं, और सारे लोग मुझे सोने का सिक्का देने के लिए तैयार हैं। अगर तुम भी मुझे सोने का सिक्का दोगे तो मैं तुम्हें इस बाग में जाने का रास्ता बता सकती हूँ। तो उसी वक्त जिवानी विस्कॉन्टी उसको सोने का सिक्का देता है और वो उसको रास्ता बता देती है। अब उसको पता भी है कि ये बाग ख़तरनाक है, बेट्रिस जहरीली है, और डॉक्टर रापाचिनी भी ठीक आदमी नहीं है, और प्रोफेसर बेगलियोनी ने भी उसको बताया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद जिवानी विस्कॉन्टी उस बाग में चला जाता है। तो जैसे ही वो बाग में दाखिल होता है, पहले तो वो थोड़ा सा डरा होता है, लेकिन जब बेट्रिस उसको इनकरेज करती है और उसको अच्छा रिस्पॉन्स देती है तो उसका डर दूर हो जाता है, और वो वहाँ पर बैठता है, बेट्रिस से मिलता है और फिर वापस हो जाता है। इस तरह से एक मीटिंग, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और ये रोज़ का आना जाना शुरू हो जाता है, और बेट्रिस भी जिवानी विस्कॉन्टी की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाती है। और इसी तरह एक दिन जिवानी बाग के अंदर अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए एक फूल बेट्रिस को देने के लिए उस फूल को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बेट्रिस बड़े ही ज़ोर से और बड़ी चीख के साथ उसकी कलाई को बड़ा ज़ोर से पकड़कर उसको खींचती है और उसको फूल तोड़ने नहीं देती। जब अगले दिन वो सुबह उठता है तो जिवानी विस्कॉन्टी की कलाई के ऊपर बेट्रिस के उंगलियों के निशान छपे होते हैं। उसको तब भी थोड़ा सा एहसास होता है कि वाकई ही कोई मामला यहाँ पे गलत। और इस तरह से काफ़ी टाइम गुजर जाता है, और बाग में आना जाना और उसी पॉइजनस इन्वायरमेंट के अंदर काफ़ी देर बैठना और बेट्रिस के साथ बातें करना, इससे जिवानी विस्कॉन्टी के अंदर भी थोड़ी सी तब्दीलियाँ शुरू हुई और वो थोड़ा सा बीमार रहने लगा। और 10-15 दिन जब वो यूनिवर्सिटी में नहीं गया तो प्रोफेसर बेगलियोनी उसको मिलने के लिए उसके कमरे के अंदर आया। तो तब आके उसने उसको एक कहानी सुनाई और उसने कहा कि इंडिया के बादशाह के लिए एक लड़की को भेजा गया जो कि पॉइजनस थी, लेकिन लोगों ने समझ लिया और उन्होंने बादशाह को बचा लिया। तो उसने कहा बिल्कुल इसी तरीके से तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है, और एक लड़की है वो पॉइजनस है और उसको तुम्हारे लिए भेजा गया और तुम मर जाओगे, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ, मैं तुम्हें उससे बचाऊँगा, और अगर तुम उसको नहीं छोड़ना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम और वो लड़की और मैं, हम मिल के डॉक्टर रापाचिनी का मुकाबला कर सकते हैं। और मेरे पास एक ये सिल्वर बोतल है जिसके अंदर एंटीडोट है, तिराक की जहर है, जिसके अंदर जहर का असर ख़त्म करने वाली दवा है, ये तुम ले जाओ और ये तुम उसको दे दो। जब उसको पिएगी तो उसके अंदर से जहर का असर ख़त्म हो जाएगा।
और इस तरह से तुम उसके साथ शादी कर सकते हो और अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो। तो प्रोफेसर बेगलिनी के जाने के बाद जिवानी विस्कॉन्टी इस चीज़ का फैसला कर लेता है कि वो बैट्रिस को चेक करेगा कि क्या वाकई वो पॉइजनस है या नहीं है। इसके लिए वो बाज़ार जाता है और वो कुछ फूल ख़रीदता है। जब वो फूल लेके अपने कमरे में वापस आता है और वो तैयार होता है, इतने में बैट्रिस उसको खिड़की के नीचे खड़े होकर आवाज़ें देती है कि टाइम गुजर गया और तुम अभी तक क्यों नहीं आए। और जब वो जाने के लिए फूल उठाता है तो वो देखता है कि वो फूल उसके हाथ में भी मुरझा गया। तो तब उसको एहसास होता है कि उसके ऊपर भी वो एक्सपेरिमेंट हो गया जिसका प्रोफेसर बेगलिनी को डर था। और जैसे पहले दिन बैट्रिस के हाथ में ये फूल मुरझाए थे, आज वैसे ही फूल जिवानी विस्कॉन्टी के हाथ में भी मुरझा गए। इसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर भी तजुर्बा हो गया और वो भी जहरीला हो गया बैट्रिस की तरह। इसलिए वो अपने कमरे में चीखता है और वो बाग में जाता है और वो जाके बैट्रिस को कहता है कि तुम अकर्स्ड हो और तुमने अच्छा नहीं किया और तुमने मेरे साथ ट्रिक खेला है और तुमने भी अपनी तरह का मुझे बना लिया। लेकिन बैट्रिस उसको यकीन दिलाती है कि ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, अगर ये ट्रिक खेला गया तो फिर मेरे बाप ने ज़रूर खेला होगा तुम्हारे साथ, लेकिन मैंने नहीं खेला। तुम वाहिद मर्द हो जिसको दुनिया के अंदर मैंने पहली बार देखा और मैं तुमसे सही वाली मोहब्बत करती हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं पता कि तुम्हारे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है या तुम्हें भी जहरीला बनाया जा रहा है। लेकिन दोनों की बहस व तकरार के बाद जिवानी विस्कॉन्टी को बताता है कि तुम परेशान ना हो, हम तुम्हारे बाप का मुकाबला कर सकते हैं। मेरे पास एंटीडोट की बोतल है, इसके अंदर तिराके जहर है, अगर हम इसको पिएंगे तो हम दोनों इस जहर के असर से पाक हो जाएंगे और हम भी आम इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो इस पर बैट्रिस उसको कहती है कि ये बोतल पहले मुझे दो, मैं पीऊँगी। तो वो उस बोतल के अंदर से 2 घूंट पी लेती है। इतने में बैट्रिस का बाप डॉक्टर रापाचीनी झाड़ियों से निकल कर बाहर आता है और वो आके अपनी बेटी को कहता है कि तुम्हें मुबारक हो, इस लड़के को भी मैंने तुम्हारे जैसा बना दिया। अब तुम दुनिया में अकेली नहीं हो, अब तुम दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन बैट्रिस अपने बाप को कहती है कि मुझे ऐसी ज़िंदगी की तमन्ना नहीं थी और ना ही मैं ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, मैं भी आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। लेकिन डॉक्टर रापाचीनी उसको कहता है कि तुम पागल हो, तुम्हें मैंने इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है और ये ईडन गार्डन है, ये जन्नत का बाग है और तुम ईव की जगह पे हो और ये एडम की जगह पे है, तुम लोगों को कोई भी जुदा नहीं कर सकता। लेकिन इतने में ही बैट्रिस वहीं पे डॉक्टर रापाचीनी और जिवानी विस्कॉन्टी के कदमों में गिरती है और मर जाती है। और प्रोफेसर बेगलिनी उसी खिड़की के अंदर से ऊंची आवाज़ में बोलता है कि रापाचीनी, ये तुम्हारे तजुर्बे का नतीजा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है। अब हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे इसका पहला जो क्वेश्चन है वो फैंटेसी का है। फैंटेसी का मतलब ऐसी कहानी जो हकीकत में नहीं होती, लेकिन ये ख्यालात या फिर ये इमेजिनेशन की पैदावार होती है। तो नथानियल हॉथॉर्न ने ये जो शॉर्ट स्टोरी लिखी है रापाचीनीज़ डॉटर, ये कोई हकीकत के अंदर ऐसा वाक़या नहीं है, ये उनके इमेजिनेशंस हैं, ये उनके ख्यालात की पैदावार। या फिर इस क्वेश्चन को हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर रापाचीनी केयर्स मोर फॉर द साइंस दैन फॉर द मैनकाइंड। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ कहानी के अंदर, उसने साइंस की ज़्यादा केयर किया, उसने अपनी बेटी की भी केयर नहीं की। हालांकि वो अकलौती थी, अकेली थी, लेकिन अपनी साइंस के इल्म में इजाफा करने के चक्कर में उसने अपनी बेटी को भी नहीं देखा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा इसका मेन थीम ऑफ द स्टोरी। तो मेन थीम भी यही है कि डॉक्टर साहब जो हैं वो इंसानियत के बजाय साइंस के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। या हम ये कह सकते हैं सेकंड क्वेश्चन में एक और इसकी हम स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं कि ऐसी साइंस जो इंसानियत के लिए ना हो वो इंसानियत के लिए ख़तरा होती है। तो ऐसा ही हुआ और ये साइंस के जो तजर्बात और साइंस का जो इल्म डॉक्टर रापाचीनी के पास है वो इंसानियत के फ़ायदे के बजाय इंसानियत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। और जो तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर है वो जिवानी विस्कॉन्टी और बैट्रिस का रिलेशनशिप है, या फिर ये कह सकते हैं इज़ जिवानी विस्कॉन्टी इन लव विद बैट्रिस। तो दोस्तों बिल्कुल है, जिवानी का बैट्रिस से मोहब्बत करता है, बैट्रिस जिवानी से मोहब्बत करती है। तो वो सारी कहानी हमने इसकी पढ़ ली हुई है, हम इसको मज़ीद एलेबोरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।